हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। यूके में अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करते हो तो कितना प्रोसेसिंग टाइम रहता है, ये वीडियो मैं लाइसेंस अप्लाई करने से लेके बीआरपी मिलने तक की पूरी टाइमलाइन इसमें आपको बताने वाली हूँ कि किस स्टेज पे कितना टाइम लग सकता है। और ये जो टाइमलाइन की एग्जाम्पल है वो किसी के वीजा जो लग चुका है उसके अकॉर्डिंग मैं पर्टिकुलर डेट्स बताऊंगी कि किसी पर्सन ने कब लाइसेंस अप्लाई करने से लेके कब उन्हें उनका बीआरपी रिसीव हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ डॉक्यूमेंट्स की, कौन से ऐसे मेन डॉक्यूमेंट्स थे इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में प्रोवाइड करे फॉर सक्सेसफुल वीजा एंड वीजा ऑन टाइम, क्योंकि सम टाइम ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी आपके वीजा की डिले एंड रिजेक्शन का कारण बन जाते हैं। तो ये सक्सेसफुल एप्लीकेशन है, इन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे खुद के लिए एंड अपने डिपेंडेंट के लिए, ये मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोसेस पे हो, किसी भी स्टेज पे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। एंड अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं देन इस चैनल पे डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। करते हैं आज की वीडियो। तो ये है किसी का बीआरपी लेटर जो मैंने जस्ट अभी ओपन करा है। ऑब्वियसली ये डिटेल में नहीं शो कर सकती ड्यू टू प्राइवेसी, पर ये लेटर ओपन करने से मतलब उनका जो बीआरपी है वो मिल चुका है। तो इस लेटर के लिए कितना टाइम लगा एक्चुअली ये लेटर पहुंचने में, तो वो सारा जो टाइमलाइन है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्सन की जो कंपनी थी उनका जो लाइसेंस था वो एक्सपायर्ड हो चुका था। तो फर्स्ट स्टेप होता है लाइसेंस अप्लाई करना। तो कंपनी ने जो लाइसेंस अप्लाई करा था वो करा था दिसंबर 20 को। तो 20 दिसंबर को लाइसेंस अप्लाई करा गया। उसके बाद यहाँ पे यूके में हो जाती है क्रिसमस हॉलीडे, सारे के सारे जो काम है वो 2 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट बंद रहते हैं। तो वो टाइम को अगर हम काउंट करें ना भी काउंट करें तो जो मेनली लाइसेंस मिला इस कंपनी को वो मिला आफ्टर 1 मंथ, 1.5 मंथ भी आप बोल सकते हो। 31 जनवरी को जो लाइसेंस था वो रिसीव हो गया। तो ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ ये लाइसेंस इनको मिल गया। तो इन बिटवीन जो पर्सन थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा नेरिक अप्लाई, क्योंकि यूके में अगर आपको वीजा चाहिए तो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती है। तो इस पर्सन ने जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो नेरिक के थ्रू कंप्लीट करी। तो उन्होंने नेरिक अप्लाई करा। तो नेरिक के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन होती है, एक तो आप प्रायोरिटी के लिए जा सकते हो और एक आप जा सकते हो स्टैंडर्ड। प्रायोरिटी में जो आपका सर्टिफिकेट है, आपके डॉक्यूमेंट हैं, वो विद इन 24 आवर मिल जाते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। अदरवाइज 15 वर्किंग डेज स्टैंडर्ड टाइम होता है, पर सम टाइम उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। पर इस पर्सन के केस में प्रोबेबली उस टाइम पे जो नेरी के सर्टिफिकेट थे वो बहुत जल्दी इशू हो रहे थे। तो जनवरी में इन्होंने अप्लाई करा था। विद इन 4th डे और विद इन अ वीक में बोलूं 4th-5th डे तक इनको जो ई स्टेटमेंट की मेल थी वो आ गई थी। ई स्टेटमेंट की ऑप्शन भी आपके पास होती है नेरिक में, और आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट की ऑप्शन भी होती है। आप दोनों भी ले सकते हो। अगर आप ई स्टेटमेंट ले लेते हो वो भी इनफ रहता है वीजा अप्लाई करने के लिए। तो नेरिक वाला अगर मैं टाइम बोलूं तो 4 to 5 डेज लगे स्टैंडर्ड सर्विस में विदाउट एनी प्रायोरिटी फीस पे करे हुए। तो इसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद एंड लाइसेंस आने के इसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप कॉस्ट अप्लाई करना, जिसकी वेट हर कोई बहुत ज्यादा शिद्दत से कर रहा है इस टाइम पे, स्पेशली जो वेट कर रहे हैं जिनका लेट हो रहा है। तो कॉस्ट अप्लाई करा गया ऑन 1 फरवरी। 1 फरवरी को शाम के कुछ अराउंड 4 बजे कॉस्ट अप्लाई करा गया। कॉस्ट अप्लाई करने के लिए नॉर्मल जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, इतना कुछ स्पेसिफिक इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो अपनी है वो प्रोवाइड करी, पर डॉक्यूमेंटेशन की इतनी जरूरत नहीं होती। मेनली आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप जो जॉब कर रहे हो वो सब बताना होता है। तो उन्होंने वो बताई एंड उसके बाद जो उनका कॉस्ट विद इन सम आवर्स इश्यू हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 10 o'clock तक इनका जो कॉस्ट था इन्हें मिल गया। तो ऑलमोस्ट कुछ आवर थे, क्योंकि इवनिंग के 4 बजे अप्लाई हुआ, तो बोल सकते हैं हम 5-6 आवर्स के बीच में, क्योंकि नाइट टाइम तो ऑफ कोर्स यहाँ पे काम नहीं होता। तो इनको जो कॉस्ट है वो मिल गया। जैसे मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, बहुत लो कॉस्ट के लिए मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस करते हैं एंड बहुत ज्यादा कमेंट्स भी आते हैं कि कॉस्ट नहीं आ रहा, कितना टाइम लग सकता है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई भी इशू नहीं है, तो कॉस्ट विद इन 1 वर्किंग डे इशू हो जाता है। मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे हो तो इवनिंग तक आपका कॉस्ट आ जाता
जाता है, अदरवाइज अगर आप डे इन बिटवीन कर रहे हो तो नेक्स्ट डे आपका कॉस्ट आ जाता है। पर जिस केस में आपकी एप्लीकेशन क्लियर नहीं होती उस केस में जो कॉस्ट है वो डिलेज में जाते हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल लोग हैं, क्योंकि बहुत इंटरनेशनल लोग यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जो कि एक्चुअली में क्वालिफाई नहीं करे जॉब्स के लिए। कुछ लोग आईटी में आ रहे हैं, उनका आईटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास आईटी की कोई स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं है। सेम हेल्थ केयर में भी हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्कैम हो चुके हैं, बहुत लोग ऐसे आ चुके हैं। इसलिए इस टाइम पे होम ऑफिस बहुत ही ज्यादा इस चीज के बारे में कंसर्न्ड है, जिसके कारण जो कॉस्ट है वो बहुत चेकिंग के बाद इशू करे जा रहे हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल लोगों का स्पेशली डिले आ रहे हैं। विद इन यूके भी सेम सिचुएशन है। अगर तो आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में जॉब कर रहे हो, जैसे जो इस पर्सन का वीजा था वो सेम फील्ड में आया जिस फील्ड में वो जॉब कर रहे थे, सेम कंपनी से आया, तो उनका कोई भी ऐसा इशू था ही नहीं कि आपको कॉस्ट नहीं मिल सकता या आपको कोई एक्सपीरियंस शो करना है, क्योंकि आपका जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी शो कर रहा है कि लास्ट 1 ईयर से आप सेम कंपनी के साथ जॉब कर रहे हो। आपकी पे स्लिप, आपकी HMRC पे, आपकी डिटेल, आपका NI, हर चीज ये खुद ही शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है वो जेन्युइन है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से सेम कंपनी में जॉब कर रहा है एंड सेम कंपनी ने अब उसे स्पॉन्सरशिप ऑफर करी है। तो इस केस में अगर आपके प्रोवाइड करी हुई कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ इश्यू आता है, उस केस में डिले होना था, अदरवाइज डिले का कोई रीजन बनता ही नहीं है। आपकी डिटेल ही आपके लिए इनफ होती है आपका कॉस्ट एंड आपकी प्रोसेसिंग टाइम पे करने के लिए। तो सिंपल अगर आप कॉस्ट की वेट कर रहे हो, आपका कॉस्ट नहीं आ रहा, तो उस केस में आपको कोई भी प्रिडिक्ट करके ये टाइम नहीं बता रहा। मैं हर वीडियो में ये मेंशन करती हूँ, क्योंकि लोग मुझे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि मैं 1 मंथ से वेट कर रहा हूँ, 2 मंथ से वेट कर रहा हूँ, कब तक आएगा, प्लीज हमें बता दीजिए। किसी वीडियो में तो किसी ने बोला इस टाइम पे इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पे इशू होने स्टार्ट हो जाएंगे, पर एक्चुअली में ऐसा किसी को भी नहीं पता, ना मुझे, ना आपके कंसल्टेंट को, ना ही किसी यूट्यूबर को, ना ही जो आपको कोई बता रहा है, क्योंकि ये होम ऑफिस का डिसीजन है कि कब वो की एप्लीकेशन पे डिसीजन देते हैं एंड कब आपको कॉस्ट इशू करते हैं। तो किसी पे भी ऐसे सुन के ट्रस्ट मत करिए, नॉट इवन योर कंसल्टेंट, जिनको एजेंट्स आप बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, वो भी अगर आपको कोई टाइम पीरियड बता रहे हैं ना कि इस डेट तक मिल जाएगा, तो कभी भी स्पेसिफिक डेट नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद होम ऑफिस में नहीं है, ना ही आपकी कंपनी बता सकती है। तो उस केस में सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप वेट कर पाओ। आई नो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, पर एक्चुअल में रियलिटी यही है। तो ये डिस्कशन थोड़ी लंबी होगी कॉस्ट वाली, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। कॉस्ट मिलने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है वीजा अप्लाई करना, एंड इसी में सबसे पहले आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो एप्लीकेशन थी विद डिपेंडेंट थी, और इन्होंने जो अपना वीजा था वो स्विच करा था डिपेंडेंट वीजा से मेन एप्लीकेंट स्किल वर्कर वीजा का। तो इन्होंने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे थे वो प्रोवाइड करे थे अपनी लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, कोई सैलरी स्लिप, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करा गया, ना ही एक्सपीरियंस के लिए। उसके अलावा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए नैरिक के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे गए, पासपोर्ट प्रोवाइड करा गया, एड्रेस प्रूफ देना होता है, एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट, इवन दो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी इनफ होती है, वो प्रोवाइड करा गया। इसके अलावा सेकंड और कोई भी डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड नहीं करे गए। एंड उसके अलावा NI मेंशन करा गया, आपके जो फॉर्म फिल होता है एंड फिल करा गया फॉर्म। तो बेसिक से कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म फिल करा गया एंड फॉर्म में इंफॉर्मेशन बताई गई। तो इस केस में जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी बैंक स्टेटमेंट से ही ये क्लियर हो रहा था कि उनको किस कंपनी से सैलरी आ रही है। उनके NI से ये क्लियर हो रहा था कि वो कहाँ से अर्न कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। तो उनका जो डेटा था वही इनफ था उनके लिए, उनका जो जेन्युइननेस है प्रूव करने के लिए। और अगर मैं बात करूं डिपेंडेंट के लिए, तो डिपेंडेंट के लिए और भी कम डॉक्यूमेंट्स दिए गए। डिपेंडेंट के लिए सिर्फ 1 मंथ की स्टेटमेंट फॉर एड्रेस पर्पस एंड ओनली मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट था वो ऑलरेडी मोर देन 2 ईयर ओल्ड था, तो उसमें 2 ईयर वाला रूल भी खुद ही फुलफिल हो गया। तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं करे, एंड जो वीजा अप्लाई करा गया वो करा गया ऑन 5th of February। तो 2nd of February को इनको कॉस्ट मिलता है, 5th of February को इनका वीजा अप्लाई होता है,
5 फरवरी को वीजा अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट। अगर आप विद इन यूके वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन UKVI का जो एक ऐप आता है बायोमेट्रिक के लिए, उसे स्कैन करके वो भी कर सकते हो। आप अपॉइंटमेंट के लिए भी जा सकते हो। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस तो उन्होंने जो ऑनलाइन वाला ऑप्शन था वो नहीं चूज करा, उन्होंने इन पर्सन जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्ट करी। पर अपॉइंटमेंट का टाइम काफी दूर दूर मिलता है यहाँ पे यूके में भी, स्पेशली अगर आपको स्पेसिफिक आपकी ही सिटी में चाहिए। तो उस केस में जो अपॉइंटमेंट मिली वो मिली 27 फरवरी। तो ऑलमोस्ट मोर देन 22 डेज के बाद उनकी जो अपॉइंटमेंट थी। तो काफी लोग अपॉइंटमेंट के लिए भी क्वेश्चन पुट करते हैं मुझे कि मेरा जो कॉज है वो आ चुका है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही। तो जिस टाइम पे आपका वीजा फॉर्म फिल होता है ना, उसी टाइम पे आपके पास चॉइस होती है अपॉइंटमेंट बुक करने की। तो ऐसा नहीं है कि आपका वीजा फॉर्म फिल हो गया तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आपको एक पर्टिकुलर डेट उसी टाइम पे सिलेक्ट करनी होती है अपने खुद से ही। तो आपको जो भी अवेलेबल स्लॉट्स होते हैं, जिस भी सिटी के अवेलेबल होते हैं नियर बाय, वो सारे के सारे शो हो जाते हैं। लाइक इस पर्सन के केस में किसी और सिटी के जो नियर बाय स्लॉट थे वो अवेलेबल थे, क्योंकि ये वहां पे ट्रेवल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इनको कोई इतनी जल्दी नहीं थी कि मेरा वीजा बहुत जल्दी आ जाए। इनका वीजा ऑलरेडी था, बट क्योंकि ये स्विच कर रहे थे तो इनको कोई इतनी जल्दबाजी नहीं थी। इनको था कि जो भी डेट मिल जाए इट्स ओके, पर मैं इसी सिटी में जाना चाहता हूँ जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ। तो उस केस में उनको जो भी डेट मिली नियर बाय वो 27 फरवरी थी, आफ्टर 22 डेज। तो आपके केस में अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप जो सिटीज है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस सिटी में कितने दिन बाद का स्लॉट अवेलेबल है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्लॉट किस टाइम का बुक करना है। तो 27 फरवरी को जो मेनली उस टाइम पे अपॉइंटमेंट पे करा गया वो सिर्फ बायोमेट्रिक थे, क्योंकि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो ऑलरेडी ऑनलाइन स्कैन करके सबमिट कर दी गई थी। तो 27 को बायोमेट्रिक देने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है रिजल्ट या फिर इंटरव्यू। तो इस पर्सन को कोई भी इंटरव्यू की कोई भी कॉल नहीं आई, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड वीजा अप्लाई करा गया था। तो जो इनका वीजा की मेल है डायरेक्टली वो आती है ऑन 20 मार्च। 20 मार्च को डायरेक्टली 5 ईयर के जो वीजा की मेल है इन्हें मिली। इस दौरान इनका कोई इंटरव्यू, कोई भी कॉल, कुछ भी नहीं आया, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्विस थी। अगर हम डे काउंट करें तो वर्किंग डेज ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज ही रहेंगे, क्योंकि हॉलीडेज काउंट नहीं होती। 2-3 वीक का टाइम लगा, पर अगर वर्किंग डेज हैं तो ऑलमोस्ट 15 डेज होते हैं। और जो स्टैंडर्ड टाइम भी रहता है, अगर आपने स्टैंडर्ड वीजा अप्लाई करा है तो वो 15 वर्किंग डेज होते हैं। तो इनको विद इन 15 वर्किंग डेज इनका वीजा मिल गया। तो वीजा के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका BRP मिलना। तो BRP के लिए इमीडिएटली नेक्स्ट डे इनको मेल आ गई थी कि जो आपका BRP है वो डिस्पैच हो चुका है। एंड वेरी नेक्स्ट डे इनको मेल आ गई कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपका जो BRP है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। 23 मार्च को ये BRP जो था वो इनको मिल गया। तो ओवरऑल अगर मैं पूरी प्रोसेसिंग की टाइमलाइन की बात करूं तो ये जो पूरा टाइम था वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ का था, पर इसमें बहुत ज्यादा हॉलीडेज आई क्योंकि क्रिसमस का पीरियड था। तो उस टाइम को अगर हम छोड़ दें तो ऑलमोस्ट 2 and 2.5 मंथ के बीच में लाइसेंस लेने से लेके BRP मिलने तक का पूरा प्रोसेस हो गया। तो ये ऑलमोस्ट जो टाइमलाइन है वो इसी के बीच में वेरी करती है। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक्चुअली में जेन्युइन कैंडिडेट हो, अगर आपने एक्चुअली में वो जॉब क्रैक करी है जिसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो उस केस में आप पे इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, अगर आप विद इन यूके हो चाहे आप आउटसाइड यूके हो। पर अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपके लिए एजेंट आपकी जॉब फाइंड करें एंड आप उस एजेंट के थ्रू अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी फुलफिल करते हो, इस चीज में बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वीजा नहीं मिलेगा अगर आप एजेंट के थ्रू आ रही हो या फिर आपने उस फील्ड में काम नहीं करा, पर उस केस में जो आप पे डाउट है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि उस केस में जो आपके डॉक्यूमेंट है वो क्लियर नहीं हो पाते, जिसके कारण जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो इंक्रीज होता है। और रही बात वीजे की, तो काफी लोग के वीजा का टाइम भी इंक्रीज होता है। उसमें मेजर रीजन होता है इंटरव्यू। बहुत लोगों को इंटरव्यू फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पे, और काफी लोगों का जो रीजन होता है वो बहुत ज्यादा फाइल सबमिशन भी होता है कि बहुत ज्यादा फाइल्स एक साथ आ रही हैं, तो जिसके कारण वीजा लेट हो रहा है। पर इसको मैं थोड़ा कम कंसीडर करती हूँ, क्योंकि अगर फाइल सबमिशन वाला रीजन हो तो वो इस पर्सन पे भी इंप्लीमेंट होगा। ऑल्दो ये एक जेन्युइन कैंडिडेट थे जिन्होंने खुद जॉब ली, बट स्टिल अगर फाइल वाला था तो देन इन पे भी ये जो
टाइम पीरियड था वो लगना चाहिए था, पर इनको नॉर्मल 15 डेज में इनका वीजा मिल गया। आपको एक आइडिया हो गया होगा कि नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम क्या रहता है। इसके अलावा जो हर वीजा के इस टाइम पे स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आप प्रायोरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1 डे स्टैंडर्ड टाइम है। अगर आप अप्लाई कर रहे हो फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा तो जो स्टैंडर्ड टाइम इस टाइम पे चल रहा है वो 3 वीक से लेके 4 वीक के बीच में चल रहा है वीजा मिलने का। और कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ऑलवेज 1 वर्किंग डे ही होता है। जो यूके गवर्नमेंट की साइट है वहां पे भी यही मेंशन करा गया है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो शायद मैं इसके ही बारे में बनाऊंगी कि इनको कौन सी फील्ड में स्पॉन्सरशिप मिली, कैसे सिक्योर करी, कितनी कॉस्ट रही। एंड इसके अलावा अगर आप कुछ और जानने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो इस वीडियो के बारे में, या फिर किसी और वीडियो के बारे में, या फिर आप किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हो। तो उसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उन सब का लिंक नीचे मैंने एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ है, जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। एंड ऑफकोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।